Okay. Hi, everyone. Thanks a lot for joining. So, I welcome you on behalf of our team to this weekly Dynamic Snap BC India meetup. And ये जो meetup है, this is meetup number 6. And today the topic is overview of consolidation in D365 Business Central and NAV. So the process is the same for both. And today the speaker is Vaibhav Singhal. He has more than 3 years of experience in this domain. So yes, Vaibhav, you can take it from here. Thank you. Yeah, so thank you, Gulshan. Thank you all for participating in this session. So आज हम बात करने वाले हैं कंसोलिडेशन इन D365 बिजनेस सेंट्रल। तो हम बात करेंगे कि कंसोलिडेशन होता क्या है, क्या क्या यूसेस है कंसोलिडेशन का। देन हम मास्टर्स एंड सेटअप्स कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बिजनेस सेंट्रल में। उसके बाद हम एक कंसोलिडेशन की प्रोसेस रन करेंगे कि आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन हमारा सेटअप के बाद कंसोलिडेशन चलता कैसे है। देन हम उसकी रिपोर्टिंग देखेंगे कि सिस्टम में कैसे हम कंसोलिडेशन का रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ कंसोलिडेशन से कि कंसोलिडेशन होता क्या है। जैसा कि आपको एक सामने स्क्रीन शो हो रही है, यहाँ पर मैंने एक L&T लिमिटेड कंपनी डाली हुई है एंड उसकी 4 बिजनेस यूनिट्स हैं। फर्स्ट वन L&T टेक्नोलॉजी, देन L&T इन्फोटेक, L&T इंफ्रा एंड L&T फाइनेंस। सो ये 4 बिजनेस यूनिट्स मिलके एक कंसोलिडेटेड कंपनी बना रही हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि L&T टेक्नोलॉजी अपना एक अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज में ले रही होगी। L&T इन्फोटेक, L&T इंफ्रा, L&T फाइनेंस, इनके केस में भी ये लोग अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज बनाते होंगे एंड यूज में लेते होंगे। लेकिन एज एन L&T लिमिटेड, क्योंकि ये जितनी भी बिजनेस यूनिट्स हैं इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो तो L&T लिमिटेड है। तो L&T लिमिटेड अगर L&T लिमिटेड को रिक्वायरमेंट है कि मुझे पूरे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना है एज एन होल, तो वो क्या करेगा, चारों के यूनिट्स को कंबाइन कर देगा और फिर L&T लिमिटेड अपना टोटल कंसोलिडेटेड बिजनेस, इट मींस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख पाएगी। तो क्या किया हमने यहाँ पर, हमने बिजनेस यूनिट 1, बिजनेस यूनिट 2, बिजनेस यूनिट 3 एंड बिजनेस यूनिट 4, जो कि मेरी 4 सब्सिडरी कंपनीज है, इन कंपनीज को कंबाइन करके एक L&T लिमिटेड कंसोलिडेटेड कंपनी बना ली। तो कंसोलिडेशन का मीनिंग मेरा यही हुआ कि चाहे मेरा अमलगमेशन हो, चाहे मेरा एक्विजिशन हो, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना चाहता हूँ एज एन ग्रुप कंपनी, कंबाइंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ माय कंपनी, सो मैं कंसोलिडेशन का यूज करूंगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Vaibhav, just a moment. Can you use headphones? Because when people are joining, Okay. वो mute sound आ रहा है. हाँ. Yeah, now good. Now good. am I Thank you. audible? Yes, it's audible. Please proceed. Okay. सो हमने अभी ये जाना कि कंसोलिडेटेड कंपनी किसे कहते हैं और बिजनेस यूनिट्स हम किसे कहते हैं। सो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। सो अगर आप देखें तो मैंने एक सैंपल दिया है यहाँ पर कि अगर मैं कंसोलिडेट कंपनी की बैलेंस शीट बनाऊं तो वो मुझे कैसे दिखेगी। एक एग्जांपल लिया है एसेट्स के लिए कि L&T टेक्नोलॉजी के पास या जितनी भी मेरी सब्सिडरी बिजनेस यूनिट्स हैं उनका कुछ कैश अमाउंट होगा, कुछ एसेट्स होगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स डाले हुए हैं और इन सब का कंबाइंड आप देखेंगे लास्ट कॉलम L&T लिमिटेड, इसके अंदर मुझे कंबाइंड वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो हो रही है। सो कंसोलिडेट में भी हम यही करेंगे, हमारी कुछ बिजनेस यूनिट्स हम लोग बनाएंगे, फिर उसके बाद
उसका कंसोलिडेशन करेंगे और कंसोलिडेटेड कंपनी में हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वैल्यू देखेंगे। सो ये आज हमारा एजेंडा रहेगा। इस प्रोसेस को हम बिजनेस सेंट्रल में कैसे करें। सिस्टम में जाने से पहले हम ये जानने लेते हैं कि सिस्टम की कैपेबिलिटीज क्या क्या है फॉर कंसोलिडेशन। तो हम क्या क्या सिस्टम में कंसोलिडेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मेरी कंपनीज हो सकता है कि सब्सिडरी कंपनीज उस सम चार्ट ऑफ अकाउंट्स यूज में ले रही है एंड कंसोलिडेट कंपनी जो मेरी मेन कंपनी है वो कोई दूसरे चार्ट ऑफ अकाउंट्स यूज में ले रही है। तो मैं उन कंपनीज को भी कंसोलिडेट कर सकता हूँ। देन अगर मेरा किसी एक कंपनी का फिस्कल ईयर कुछ और है एंड दूसरी कंपनी का फिस्कल ईयर कुछ और है तो मैं उस केस में भी कंसोलिडेशन कर सकता हूँ। एक केस ये भी हो सकता है कि पेरेंट कंपनी हो सकता है कि वो किसी डिफरेंट करेंसीज में डील कर रही है। लेट सपोज का पेरेंट करेंसी यूएसडी है, मेरी सब्सिडरी कंपनीज जिस करेंसी में डील कर रही है उसका करेंसी कुछ और है, तो वो भी मैं कंसोलिडेट कर सकता हूँ। देन अगर मुझे हो सकता है कि मेरा कुछ पार्ट ही मैंने एक्वायर किया हो। लेट सपोज कि एल&टी लिमिटेड ने एल&टी इन्फोटेक एक्वायर की एंड 70% बिजनेस ही एक्वायर किया। तो अगर एल&टी लिमिटेड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो करेगी तो 70% बिजनेस का ही शो करेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर परसेंटेज भी डाल सकते हैं कि कितना परसेंट मैं कंसोलिडेट करना चाहता हूँ। देन हो सकता है कि मेरे डिफरेंट अकाउंट्स के लिए डिफरेंट करेंसी एक्सचेंज रेट्स हो, तो वो भी मैं कंसोलिडेट कर सकता हूँ। या फिर मेरे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में कोई कंपनी है तो मैं इंपोर्ट फाइल की हेल्प से उस कंपनी की डेटा भी एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में इंपोर्ट कर सकता हूँ। सो अब आज हम क्या जानेंगे। आज हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ कंसोलिडेशन। तो हम सिंपल ये जानेंगे कि हम कैसे बिजनेस यूनिट्स बनाएं और कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट कर सकें। सो अभी हमने लास्ट स्लाइड में जाना कि हम क्या क्या कंसोलिडेट कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या ऐसी लिमिटेशंस हैं जिसको हम कंसोलिडेट नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसमें देखूं तो हम डेली ट्रांजैक्शंस डिटेल जीएल लेजर एंट्री। सो डिटेल जीएल एंट्री का मतलब क्या है। लेट सपोज कि मेरा एक अकाउंट है स्टेशनरी एंड मेरा लेट सपोज कि मैं फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट कर रहा हूँ। सो हो सकता मेरे हर डेली ट्रांजेक्शन्स होंगे, डेली एंट्रीज उसके अंदर जाएंगी। तो बट सिस्टम क्या करता है, सिस्टम लास्ट डे ऑफ कंसोलिडेशन उस डेट पर उन ट्रांजेक्शन्स को खड़ा कर देता है। तो सिस्टम सिंपल ये देखता है कि यार मेरा कंसोलिडेट अकाउंट है, इसका स्टेशनरी अकाउंट के अंदर मेरा लेट सपोज टोटल अमाउंट 10,000 है, तो वो टोटल अमाउंट 10,000 की एक लाइन बना देगा। हाँ, अगर कोई डायमेंशंस हैं, डिफरेंट डायमेंशंस के साथ हमने यूज लिया है तो वो डायमेंशन वाइज भी उसको कंसोलिडेट कर देगा। सो डिटेल जीएल एंट्रीज को वो कंसोलिडेट डायरेक्टली नहीं करता है। देन नेक्स्ट मेरा है कि मैं सब लेजर को कंसोलिडेट नहीं कर सकता। अगर मेरा सब लेजर्स हैं जैसे कस्टमर लेजर, वेंडर लेजर, बैंक लेजर, मैं चाहूँ कि ये एंट्रीज भी मेरी कंसोलिडेट कंपनी में उठ के आ जाए तो वो डायरेक्टली कंसोलिडेशन से नहीं आती हैं। नेक्स्ट है मैं पोस्टेड डॉक्यूमेंट्स को भी सब्सिडरी कंपनी से कंसोलिडेशन कंपनी में नहीं लेके जा सकता। लेट सपोज मैं चाहूँ कि मेरे पोस्टेड सेल्स इनवॉइस या पोस्टेड परचेज इनवॉइस जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो कंसोलिडेट कंपनी में आ जाए तो वो कंसोलिडेशन नहीं करता है और मैं कंसोलिडेशन कंपनी में बजट्स भी नहीं बना सकता डायरेक्टली। सो ये हम आज हम ओवरव्यू करने वाले हैं एंड फिर हम जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम ये फॉलोइंग जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ फर्स्टली विद द वैभव, जस्ट अ मोमेंट, स्लाइड नंबर 5 पे जाना एक बार। जस्ट आई वांट टू ऐड फ्यू पॉइंट्स। यस, तो जैसे जैसे वैभव ने यहाँ पे बताया ना कि कंसोलिडेशन क्या है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे थोड़ा और क्लैरिटी दे दे रहा हूँ
कि ऊपर जो एल कंपनी है दैट इज कंसोलिडेटेड कंपनी, नीचे जितनी भी ग्रुप कंपनीज दिखाएं, सब कंपनीज दिखाएं, वो बिजनेस यूनिट्स हैं। नॉर्मल टर्म्स में इसको, नॉर्मल प्रैक्टिस में सब्सिडियरी कंपनीज भी बोलते हैं, बट ये जो टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पे लिखा है बिजनेस यूनिट एंड कंसोलिडेटेड, ये एनएवी एंड बिजनेस सेंट्रल के अंदर भी सेम टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं। नॉर्मली मोस्टली एल&टी इंफ्रा, एल&टी इन्फोटेक, ये सब जब आप कंपनीज बनाओगे, जब ये सब कंपनीज बनाओगे, तो सब्सिडियरी कंपनीज करके भी आप उसको नेम दे सकते हो, नॉर्मली भी वही वर्डिंग लोग यूज करते हैं। नाउ ये जो नीचे आपको कंपनीज दिख रही है ना सारी, जो बिजनेस यूनिट्स है, ये वो कंपनीज है जिसमें एक्चुअल में ट्रांजेक्शन होगा। तो जब आप एनएवी में कॉपी कंपनी करके, आपको पता है मल्टीपल कंपनीज बनाते हो, तो ये नीचे जितनी भी बिजनेस यूनिट वाली कंपनी है, ये सारी एक्चुअल ट्रांजेक्शनल कंपनीज है, इन्हीं कंपनीज में ट्रांजेक्शन होगा। ऊपर जो एल&टी कंपनी है कंसोलिडेटेड, इसमें कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। इसमें आपको किसी भी टाइप का मास्टर सेटअप रखने का जरूरत नहीं है। एक ही चीज रहेगा, वो है चार्ट ऑफ अकाउंट। इसके अलावा आपको कोई पोस्टिंग सेटअप इसमें रखने का जरूरत है नहीं, क्योंकि हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि ये सारी बिजनेस यूनिट 1 2 3 4, इन चारों का जो सेपरेट चार्ट ऑफ अकाउंट है, सबकी मुझे अगर कंडीशन देखनी है, मैं ट्रायल बैलेंस देखूंगा, मैं बैलेंस शीट देखूंगा, मैं पीएनएल देखूंगा, बट अगर मुझे ग्रुप लेवल पे देखना है, तो एल&टी लिमिटेड जो कंसोलिडेटेड कंपनी है, उस कंपनी में मुझे सबके जीएल, मतलब सबके चार्ट ऑफ अकाउंट कंसोलिडेटेड होके दिखेंगे। इट मींस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो मैं कंसोलिडेटेड ऑन ग्रुप लेवल देखना चाहूं, तो मैं कंसोलिडेशन के थ्रू देख सकता हूं। तो नॉर्मल टर्म्स में एक ही चीज कर रहा है सिस्टम, सारी जीएल कंबाइन करके चारों कंपनी की एक कंपनी में पुश कर दे रहा है, और उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड कंपनी। एंड एक बार सारी जीएल एंट्रीज उस कंपनी में पुश हो गई, तो फिर आपको पता है कि आप फिर डेटा देख ही सकते हो, जीएल एंट्री से ही सारा डेटा डिराइव हो रहा है, अकाउंट शेड्यूल भी बना सकते हो, और बेस के भी रिपोर्ट्स हैं। ओके, यस बाबू, कंटिन्यू। या थैंक यू गुलशन। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंसोलिडेशन इन बिजनेस सेंटर करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनीज का ओवरव्यू दे देता हूं कि मैंने कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर क्रिएट की हुई हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक किया, सर्च पे जाके कंपनीज, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 2 सब्सिडरीज कंपनी बनाई हैं, जो कि मेरी 2 बिजनेस यूनिट्स हैं। तो बिजनेस यूनिट 1 एंड बिजनेस यूनिट 2, और एक कंसोलिडेटेड कंपनी बनाई है जिसके अंदर सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर नहीं है। इस कंपनी का पर्पज सिर्फ ये है कि सब्सिडरी 1 कंपनी और सब्सिडरी 2 कंपनी, इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन जीएल एंट्रीज हैं, उनको कंसोलिडेटेड फॉर्म में कंसोलिडेट इस कंपनी के अंदर लेके आ जाए, बस। सो अभी मैं आपको 1 बाई 1 कंपनीज पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको शो करूंगा सब्सिडरी 1 कंपनी। सो कंपनी चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की सब्सिडरी 1। सो आप देख सकते हैं मैं सब्सिडरी 1 कंपनी के अंदर आ गया हूँ। तो अब मुझे सब्सिडरी 1 कंपनी में क्या सेटअप करना है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। सो मैं फिनेंस, देन चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पर आप अपने पोस्टिंग अकाउंट्स को ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ से आपको अकाउंट्स दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको अकाउंट्स की लिस्ट शो हो गई। एंड नाउ आई एम सेलेक्टिंग एनी पोस्टिंग अकाउंट। अब आप कोई भी पोस्टिंग अकाउंट देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक टैब मिलेगा, कंसोलिडेशन। तो अगर मैं इस टैब पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखते हैं। फर्स्टली कंसोलिडेटेड डेबिट अकाउंट, देन क्रेडिट अकाउंट, एंड देन कंसोलिडेशन ट्रांसलेशन मेथड। सो इस अकाउंट का मतलब क्या है, कंसोलिडेशन डेबिट अकाउंट। सो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने डाला हुआ है 10100। बेसिकली मैंने क्या किया है कि एक अकाउंट है जो कि अगर मैं आप देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेटेड कंपनी है, इसके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाता हूँ।
आप देखेंगे 10100, तो चेकिंग अकाउंट, इस अकाउंट का नाम है चेकिंग अकाउंट, तो इस अकाउंट का नंबर है 10100 इन द कंसोलिडेटेड कंपनी। एंड सब्सिडरी कंपनी को मैं बता रहा हूं कि ये जो आपका 10100 चेकिंग अकाउंट है ना, तो ये अकाउंट कंसोलिडेटेड कंपनी में भी इसी नंबर पर है। तो मैंने यहाँ पे 10100 डिफाइन कर दिया। तो ये क्या करेगा कि जो भी मेरा डेबिट बैलेंस होगा वो कंसोलिडेटेड कंपनी मतलब इस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। इसी तरीके से मैंने कंसोलिडेटेड क्रेडिट अकाउंट भी डाला और उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया उसका अकाउंट नंबर कि क्रेडिट अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी इसी अकाउंट में ट्रांसफर करे। नेक्स्ट वन है कंसोलिडेशन ट्रांसलेशन मेथड। सो ये जो फील्ड है वो नॉर्मली तब यूज में आती है जब हम डिफरेंट करेंसीज के साथ ट्रांजेक्शन करें और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं करेंसी के जो कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो बाय डिफॉल्ट एवरेज रेट मैनुअल, हम मैनुअली इन ट्रांजेक्शन्स को कर रहे हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मुझे हर अकाउंट में जाके ये कंसोलिडेशन डेबिट अकाउंट और कंसोलिडेशन क्रेडिट अकाउंट डालना पड़ेगा। आप अकाउंट शेड्यूल का भी यूज कर कॉन्फ़िगरेशन पैकेज या कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट को भी यूज में ले सकते हैं और आप इन अकाउंट्स की वैल्यू, इन फील्ड्स की वैल्यू फिल कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, कंसोलिडेशन कंपनी के साथ लिंक हो जाएगा कि किस अकाउंट में किस अकाउंट की वैल्यू जा रही है। सो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया सब्सिडरी 1 कंपनी में। सेम कॉन्फ़िगरेशन मुझे करना है सब्सिडरी 2 कंपनी में। तो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूं सब्सिडरी 2 कंपनी, तो मैंने इधर क्या किया, सेम बिल्कुल वही चीज की जो सब्सिडरी 1 में की थी। अकाउंट्स में गया, कंसोलिडेशन डेबिट अकाउंट और कंसोलिडेशन क्रेडिट अकाउंट, इनकी वैल्यू फिल कर दी। कहाँ से कर दी, जो मेरा कंसोलिडेटेड कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं बेस्ड ऑन दैट। सो मेरा यही कॉन्फ़िगरेशन होगा सब्सिडरी 1 कंपनी में और सब्सिडरी 2 कंपनी में। तो अगर मैं समराइज करूं, अभी तक हमने क्या किया, हमने 3 कंपनीज क्रिएट की। पहली कंपनी सब्सिडरी 1, सेकंड वन सब्सिडरी 2 जो कि मेरा बिजनेस यूनिट 1 और बिजनेस यूनिट 2 है, एंड थर्ड कंपनी क्रिएट की कंसोलिडेटेड। तो कंसोलिडेट कंपनी के अंदर मैंने सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया है, इसमें सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट्स है और बाकी जो बिजनेस यूनिट्स हैं इसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसका मैं जीएल ट्रांजेक्शन्स कंसोलिडेट कंपनी में उठा के लेके आने वाला। तो उसके लिए मैंने दोनों सब्सिडरीज कंपनी में जाके 1 बाय 1 चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कंसोलिडेशन कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट्स की वैल्यू डाल दी। सो अभी मेरा ये सेटअप हो गया। नाउ सब्सिडरी कंपनी सेटअप हो गई है, सब्सिडरी 1 एंड 2। अब मैं जा रहा हूँ कंसोलिडेशन कंपनी में। सो मैं यहाँ पर कंसोलिडेशन कंपनी में आ गया। मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा बिजनेस यूनिट, तो सर्च पे गया, देन बिजनेस यूनिट्स। एंड वन मोर थिंग, अभी जो वैभव बता रहा था कि जो उसने कोड डाला है बिजनेस यूनिट्स के अंदर कि ये जीएल जो है वो मेन कंपनी जो मेरी कंसोलिडेटेड कंपनी है उसकी कौन सी जीएल से मैप होगी। तो अभी हमने चार्ट ऑफ अकाउंट सारी कंपनीज में सेम रखी है फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन, बट एक्चुअल में अलग अलग भी हो सकते हैं। ग्रुप लेवल पे कोई दूसरा चार्ट ऑफ अकाउंट मतलब उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, वो भी पॉसिबल है। अभी जो है हम वो सब सिनेरियोस नहीं कवर कर रहे। जो इसकी सेकंड पार्ट रहेगी ना, उसमें विद करेंसी, मल्टीपल चार्ट ऑफ अकाउंट्स, डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स, कंसोलिडेशन, एक बार रन किया फिर रन करना है, करेक्ट नहीं थी फर्स्ट बार में, कुछ वापस से ट्रांजेक्शन डालें फिर करनी है, ये सारे जो सिनेरियोस है ना वो हम सेकंड पार्ट में कवर करने वाले हैं। ये पार्ट में हमारा पर्पस है कि जो बेसिक सेटअप एंड ट्रांजेक्शन है वो सबको क्लियर हो जाए। अभी अगर हम क्या विथ डायमेंशन, डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर सब कुछ लेंगे ना तो कंफ्यूजन हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वो सारी चीजें हम इसी की जो सेकंड पार्ट हम लेंगे, वैभव का जो सेकंड सेशन होगा वो फिर इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो वो सब सिनेरियो जो है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स लेवल पे जा सकती है उसको हमने सेकंड सेशन के लिए रखा है। या आप कंटिन्यू। या थैंक यू। सो अब मैं क्या किया,
जैसा अभी गुलशन ने बताया कि सब्सिडरी 1 कंपनी और सब्सिडरी 2 कंपनी में चार्ट ऑफ अकाउंट्स कंसोलिडेटेड कंपनी के डाल दिए। नाउ मैं कंसोलिडेटेड कंपनी में आ चुका हूँ एंड यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ बिजनेस यूनिट्स। तो आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी 2 बिजनेस यूनिट कार्ड क्रिएट किए हुए हैं न्यू बटन पर क्लिक करके। तो हम देखते हैं क्या किया है। मैंने जो पहला कार्ड क्रिएट किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोड डाला कि मेरा बिजनेस यूनिट जो मेरी सब्सिडरी कंपनी है उसका कोड क्या है। मैंने फॉर डेमोन्स्ट्रेशन SUB1 डाल दिया, सब्सिडरी 1। देन उसका नेम भी मैंने डाला है सब्सिडरी 1। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी नेम, तो यहाँ पर मुझे पेज दिखा देगा कंपनीज वाला कि ये जो आप बिजनेस यूनिट बनाने वाले हो, सिस्टम को बताओ कि ये जो बिजनेस यूनिट है वो कौन सी कंपनी के लिए है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि सब्सिडरी 1 जो मेरी कंपनी है वो इस बिजनेस यूनिट को रिफर करेगी। देन अगर मेरी कंपनी का कोई डिफरेंट करेंसीज है, तो जैसा कि मैंने बोला कि नेक्स्ट सेशन में इसको लेंगे, तो वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन अगर मेरा करेंसी कोड होगा तो मैं करेंसी एक्सचेंज रेट भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो सिस्टम का ये है कि आप जो करेंसी एक्सचेंज रेट लेने वाले हैं वो कंसोलिडेट कंपनी से लेंगे जिसको मैं लोकल बोल रहा हूँ, या फिर बिजनेस यूनिट से लेंगे जो कि सब्सिडरी कंपनी है। Vaibhav, just a moment. Someone has raised hand. Rishikesh, आपने hand raise किया है कोई? Like Yeah, any issue? Yes, yes, no Rishi. issue. I just have a question. अभी जो हम कर रहे थे सब्सिडरी कंपनी में जो कंसोलिडेटेड डेबिट अकाउंट और कंसोलिडेटेड क्रेडिट अकाउंट, ये दोनों डिफाइन किया हमने, राइट? Correct. Rishikesh, sorry to interrupt. Can we do one thing? हम सेशन के लास्ट में Q&A ऑलरेडी रख रहे हैं 15 मिनट्स का, तो हम उस टाइम ले सकते हैं सारे क्वेश्चन, सो दैट कंटिन्यूटी रहे। आप नोट डाउन करके रखो, हम लास्ट में सारे क्वेश्चंस आप फिर पूछ लेना, वापस उस स्क्रीन पे आके हम कंटिन्यू करेंगे, बता देंगे। ओके 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 ऋषिकेश, थैंक यू। So after selecting this, कंसोलिडेट बुलियन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस बुलियन का मतलब ये होता है कि मैं अगर इस बुलियन को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरी जो कंसोलिडेशन रिपोर्ट है, सिस्टम में 2 कंसोलिडेशन रिपोर्ट दे रखी हैं, दैट इज कंसोलिडेशन ट्रायल बैलेंस एंड कंसोलिडेशन ट्रायल बैलेंस 4। तो उसके अंदर अगर ये बिजनेस यूनिट शो करनी है तो मैं इस बुलियन को ट्रू करूँगा, अदरवाइज उसके अंदर बुलियन मेरी रिपोर्ट पे ये बिजनेस यूनिट शो नहीं होगी। देन कंसोलिडेशन परसेंट कि आप सब्सिडरी कंपनी का कितना परसेंट बिजनेस कंसोलिडेट करना चाहते हो। सो अभी हम बेसिक सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि 100% बिजनेस हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। देन आई एम सेलेक्टिंग हियर स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट। सो स्टार्टिंग डेट मेरा है 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020, मीन्स इस पीरियड के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैं सब्सिडरी 1 कंपनी के ट्रांजेक्शन्स को कंसोलिडेट करना चाहता हूँ इन माय कंसोलिडेटेड कंपनी। सो ये है डेटा सोर्स कि आप जो डेटा लेने वाले हैं सब्सिडरी कंपनी का, वो लोकल करेंसी लेना चाहेंगे या एडिशनल रिपोर्टिंग करेंसी लेना चाहेंगे। सो अभी हम सिंपल कर रहे हैं कि हमें सिर्फ लोकल करेंसी पे लेना है, अभी एडिशनल रिपोर्टिंग करेंसी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। देन फाइल फॉर्मेट, अगर मुझे किसी दूसरे डेटाबेस से कोई फाइल इंपोर्ट करनी है तो मैं यहाँ पर उसका फॉर्मेट चूज कर सकता हूँ। अगर मेरा 4.3.7 या उससे अर्लियर है तो मैं टेक्स्ट फाइल में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, और अगर उसके 4 या उसके बाद का है तो XML फाइल के अंदर मैं डेटा ला सकता हूँ। एंड ये जो लास्ट रन ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका अपने आप इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी व्हेन यू रन द फर्स्ट कंसोलिडेशन। सो ये GL अकाउंट्स मेरे डिफरेंट कंसोलिडेशन मेथड्स के लिए हैं। सो ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो हमने क्या किया, अभी तक बिजनेस यूनिट 1 क्रिएट की है कंसोलिडेशन कंपनी में फॉर सब्सिडरी 1 कंपनी। इसी तरीके से मैंने दूसरी कंपनी के लिए भी बिजनेस यूनिट 2 क्रिएट की है। सेम मैंने फाइनेंशियल ईयर यूज में लिया है फ्रॉम 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर, एंड देन मैंने कंपनी नेम भी यहाँ पर सब्सिडरी 2 लिया हुआ है। सो इसके बेस पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमने सेटअप किया है बिजनेस यूनिट का। सो
हमने 2 बिजनेस यूनिट सेटअप कर ली हैं। सो सबसे पहले मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे वापस लेकर जाऊंगा। अभी मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स देख रहा हूं, मुझे कोई फिगर नहीं दिख रहा। इवन अगर मैं किसी भी अमाउंट पे जाकर ड्रिल डाउन करूं एंड सारी जनरल लेजर एंट्रीज देखूं तो मेरे को अभी कोई जनरल लेजर एंट्रीज यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो अब हम कंसोलिडेशन के लिए रेडी भी हैं। सो अभी तक हमने क्या किया, हम सब्सिडरी 1 कंपनी में गए जहां पर हमने कंसोलिडेशन कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिफाइन किए इन कंसोलिडेशन डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स में। देन सब्सिडरी 2 में भी हमने सेम चीज की और कंसोलिडेट कंपनी में हमने बिजनेस यूनिट्स डिफाइन कर दी फॉर बोथ द सब्सिडरीज। नाउ वी वुड लाइक टू रन द कंसोलिडेशन। मैंने यहाँ पर बिजनेस यूनिट सेलेक्ट की एंड नाउ आई कैन क्लिक ऑन एक्शन। फंक्शन पे मैं क्लिक करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है टेस्ट डेटाबेसेस। अगर कोई मेरा एरर है, मुझे रन चेक करना है कि मेरा कंसोलिडेशन में कुछ दिक्कत है या नहीं है, तो मैं ये वार्निंग्स और एरर्स जो हमारा टेस्ट रिपोर्ट होता है उसकी तरह देता है। तो मैंने यहाँ पे डाला कि मेरे को फ्रॉम 1 ऑफ 20 से लेके 31 20 तक कंसोलिडेट करना है। प्रीव्यू पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ वार्निंग्स आएंगी। Sorry, I believe कुछ तो कनेक्शन इशू हुआ है उसके एंड पे. Let me check with Vaibhav. Give me a moment. Sorry, guys. Are you able to see my screen? Yes, Vaibhav. Now we are able to see, but No. we lost Sorry you. for Yeah. We had Yeah. lost you, but again. Lost in Okay, okay. Now it's visible. Continue, Vaibhav. अभी है Okay. visible. है. तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने एक टेस्ट डेटाबेस रन किया जो कि आपको रिपोर्ट दिखाएगी बिफोर रनिंग ऑफ कंसोलिडेशन कि आपका कोई एरर आ रहा है या कोई वार्निंग है, तो वो आपको रिपोर्ट यहाँ पर दिखा देगी। तो मैंने कुछ अकाउंट्स डिफाइन नहीं किए हैं सिर्फ शोकेसिंग के लिए कि ताकि कोई एरर अगर हो तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सिर्फ एक वार्निंग के लिए है। जो भी मैंने अकाउंट्स डाले हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपने कौन से अकाउंट्स यहाँ पे डाले हुए हैं। देन आफ्टर रनिंग दिस टेस्ट रिपोर्ट, अगर मुझे कंसोलिडेशन रन करना है, सो आई विल क्लिक ऑन एक्शन, देन क्लिक ऑन फंक्शन एंड आफ्टर दैट यू विल हैव दिस रन कंसोलिडेशन बटन। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, यू हैव टू डिफाइन द पीरियड कि आप किस पीरियड के लिए कंसोलिडेशन रन करना चाहते हैं। सो आई एम डिफाइनिंग हियर फ्रॉम 1 January 2020 to this December 2020 I have to run this consolidation। अगर डिफरेंट करेंसी में अगेन बाद में बताऊंगा कि पेरेंट करेंसी कोड जो है वो क्यों यूज में लेते हैं। सो अभी मेरा कोई पेरेंट करेंसी कोड नहीं है एंड सिंपली आई विल क्लिक ऑन दिस, आई विल सेलेक्ट हियर डॉक्यूमेंट नंबर
which document should be there in consolidation entries? I'm putting here consolidation 2020, and then once I click on the OK button, system will ask you कि do you want to consolidate in the period from 1st January to December 31st? I will say yes. आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में एक प्रोसेस चल रही है एंड आपके अकाउंट्स कंसोलिडेट हो चुके हैं. So for seeing those, I'm into consolidate company and click on simple chart of accounts. So आप देखेंगे यहाँ पर अभी तक कोई वैल्यू नहीं थी एंड यहाँ पर मैं फिगर्स देख पा रहा हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे. तो सिस्टम में अगर मुझे देखना है कि मेरा कोई कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस, तो मैं सिस्टम में सर्च कर सकता हूँ कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस. सो आपको यहाँ पर दो रिपोर्ट्स दिखेंगी. फर्स्ट वन कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस एंड सेकंड वन कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस 4. सो दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली अगर मेरी बिजनेस यूनिट्स 4 या 4 से कम है तो मैं इस रिपोर्ट को रन कर सकता हूं, मेरे को टेबुलर फॉर्म में दिखेगी. अदरवाइज अगर मेरे को काफी सारी बिजनेस यूनिट्स हैं, सो आई कैन रन दिस कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस. सो अभी मैं कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस 4 शो करता हूं आपको. वही मैंने वैभव जस्ट अ मोमेंट. और अभी जितने भी चीजें वैभव ने दिखाई है ना, जितने भी सेटअप्स हैं कि बिजनेस यूनिट क्रिएट किया, चार्ट ऑफ अकाउंट में कौन से फील्ड्स हैं, और जो ट्रांजैक्शन में दिखाया है, वो सारी चीजें एनएवी के लिए भी सेम रहेंगी. कोई भी वर्जन आप उठा लो, 2016, 17, 18, सब में प्रोसेस सेम है, नॉमेनक्लेचर भी सेम ही है. ये जो रिपोर्ट्स अभी दिखा रहा है कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस 4 एंड कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस, वो भी बेस में एनएवी में भी वही है. सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अभी हम बिजनेस सेंट्रल यूज कर रहे हैं, बट ये सारी चीजें वहां पे भी एनएवी में भी बिल्कुल सेम है. लुक एंड फील जो आपको पता है वो डिफरेंस है. दैट्स इट. या वैभव कंटिन्यू. या सो मैंने अभी कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस आपको शो कर रहा हूँ, जहां पर 1st जनवरी टू 31st दिसंबर, जो कि मैंने जिस पीरियड के लिए मैंने कंसोलिडेशन किया है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ. एंड यहाँ पर दो ऑप्शंस भी हैं. अगर मुझे 1000 के अंदर अमाउंट को राउंड अप करना है, आई कैन सेलेक्ट दिस. एंड अगर मेरा कोई एडिशनल रिपोर्टिंग करेंसी में मुझे रिपोर्ट शो करनी है तो भी मैं कर सकता हूँ. सो अभी मेरा सिंपल केस के लिए मैं इसको प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस शो हो रहा है. सब्सिडरी 1 कंपनी का अमाउंट फॉर द डिफरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट्स, सब्सिडरी 2 कंपनी का अकाउंट, एंड देन हम टोटल कंसोलिडेटेड वैल्यू इन टोटल कॉलम्स में हम देख सकते हैं. क्योंकि अभी हमने 100% कंसोलिडेशन किया है, सो देयर इज नो एलिमिनेशंस, राइट. सो ये मेरा कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस हो गया. हम इसको अकाउंट शेड्यूल की हेल्प से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं. अगर मुझे कोई मेरा डिफरेंट फॉर्मेट है एंड आई वुड लाइक टू कॉन्फ़िगर दैट कंसोलिडेटेड फॉर्मेट, तो वो भी मैं आपको शो करता हूँ हम कैसे कर सकते हैं. उसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा अकाउंट शेड्यूल. आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन करके अकाउंट शेड्यूल बनाया हुआ है. उसका कॉलम लेआउट मैं आपको शो कर देता हूं. सिंपल मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2 एंड द कंसोलिडेटेड. डिफरेंस बस ये है, यहाँ कॉलम्स के अंदर मैंने एक फिल्टर डाला है बिजनेस यूनिट, जिसके अंदर फर्स्ट बिजनेस यूनिट डाल दिया है सब्सिडरी 1 फॉर द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के लिए सब्सिडरी 2. एंड जो मेरा कंसोलिडेटेड कंपनी है उसके लिए मैंने 1 और 2 का समेशन कर दिया है एज एन फॉर्मूला. सो ये मेरा कंसोलिडेशन हुआ. देन इसके बाद मैं ओवरव्यू करता हूँ एंड उस ईयर का फिल्टर मार लेता हूँ, क्योंकि मैंने कंसोलिडेशन किया है ईयर 2020 का. And yes, I also need to set up this
chart of account into this. So I'm just inserting the chart of accounts. And clicking on overview and selecting the again date filter. So आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे अकाउंट लेआउट के हेल्प से मैंने एक रिपोर्ट फॉर्मेट यहाँ पर बना दिया। सब्सिडरी 1 कंपनी का अमाउंट, सब्सिडरी 2 कंपनी का अमाउंट आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर मैं जनरल लेजर एंट्रीज पेज पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि उसने कंसोलिडेट करके एक सिंगल एंट्री बना दी फॉर द डेट। सो लाइकवाइज हम कंसोलिडेशन रन कर सकते हैं। सो हमने, अगर मैं समरी देने जाऊँ इसका, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 3 कंपनीज बनाई, सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2 एंड सब्सिडरी 3। फर्स्ट सब्सिडरी 1 और 2 कंपनीज वो हैं जिसमें मेरे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, डेली ट्रांजेक्शन्स फ्लो होते हैं। और कंसोलिडेटेड कंपनी बनाई जिसके अंदर मैंने सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट्स रखे क्योंकि मुझे उसके अंदर डेटा लेके आना है। देन सब्सिडरी 1 कंपनी पे एंड सब्सिडरी 2 कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाकर कंसोलिडेशन डेबिट अकाउंट और कंसोलिडेशन क्रेडिट अकाउंट मैंने डाला। देन कंसोलिडेटेड कंपनी में जाके बिजनेस यूनिट्स बनाई। देन मैंने कंसोलिडेशन का रिपोर्ट रन किया। सो इस तरीके से हम बेसिक कंसोलिडेशन सिस्टम में चला सकते हैं। सो थैंक यू। एंड फॉर द नेक्स्ट सेशन जो भी हम कंसोलिडेशन पर करेंगे तो उसके अंदर हम समझेंगे कि कंसोलिडेशन विद यूजिंग डिफरेंट डायमेंशंस, अगर हमारे डिफरेंट डायमेंशंस हैं तो हम कैसे यूज में ले सकते हैं। डिफरेंट करेंसीज पर अगर हम डील करते हैं तो हम कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिफरेंट डेटाबेस के साथ भी अगर हमें कोई इंपोर्ट फाइल फंक्शनलिटी चलानी है वो भी हम देखेंगे। डिफरेंट कंसोलिडेशन मेथड्स एंड डिफरेंट फिस्कल ईयर्स अगर कोई है तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। एंड देन पार्शियल कंसोलिडेशन, जैसा कि अभी हमने देखा था कि 100% कंसोलिडेशन किया था, कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि 70% एक्विजिशन हुआ हो, तो उस केस में भी हम कंसोलिडेशन को कैसे चलाएं बिजनेस सेंट्रल के अंदर, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू ऑल। So Gulshan, over to you. Yes, Vaibhav, can you go back to chart of accounts? Just Yes, 2-3 sure. पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। चार्ट ऑफ अकाउंट, okay, yes, open it. Just close this view section here, left hand side. हाँ, अभी जैसे कि आप देखो यहाँ पे गो टू राइट हैंड साइड, स्क्रॉल, अमाउंट शो करने लगे एक्चुअल में। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी जो अमाउंट आ रही है ना, आपको सिंपल दिखा 2 एंट्रीज हैं, ठीक है, तो वो सब्सिडरी 1 और 2 से लेके आई है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है आपको पता है, जैसे कि लेट्स से मैंने एक परचेज इनवॉइस पोस्ट की तो मिनिमम 2 जीएल एंट्रीज तो हिट होंगी, परचेज डेबिट होगा, वेंडर क्रेडिट होगा, 2 जीएल एंट्री चली गई। तो ऐसे अगर मैं 10 करता हूँ तो कम से कम मेरी 20 जनरल लेजर एंट्रीज बन जाएगी। लेकिन अभी क्या होता है ना कि जब आप कंबाइन करोगे, जब आप कंसोलिडेशन करोगे, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि यार ये जो 20 एंट्रीज है, ये 20 लाइन जीएल की गिरी है जनरल लेजर एंट्रीज के अंदर, वो सारी 20 लाइन मुझे कंसोलिडेटेड कंपनी में दिखेगी। ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है ना, वो उसको कंबाइन कर देता है, पर जीएल वाइज वो लाइन लेके आता है वहां पे, ठीक है। तो जितनी भी है वहां पे आपकी मल्टीपल एंट्रीज होगी, यहाँ पे आपको उसका अमाउंट कंबाइन होके एक एंट्री में दिखेगा। ओके, सेकेंडली क्या होता है कि अगर लेट से आपके मल्टीपल डायमेंशन है, आप जब भी इस जीएल के अंदर पोस्ट करते हो, लेट से आप जब भी परचेज इनवॉइस बुक करते हो किसी एक्सपेंस के लिए, तो आप ऊपर एक डायमेंशन बना के रखे हो डिपार्टमेंट का, ये आईटी के लिए है, ये सेल्स के लिए, परचेज है, मार्केटिंग, और वो डायमेंशन सेलेक्ट करते हो। तो दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि अगर आप डायमेंशन के साथ उस जीएल एंट्री में डेटा गया है तो फिर डायमेंशन वाइज आपको बाइफर्केशन मिल जाएगा। मतलब कि अगर 4 डायमेंशन के साथ 4 एंट्री गई है तो फिर वो कंसोलिडेट होके एक नहीं दिखेगी, वो 4 दिखेगी आपको। ये ऑप्शन सिस्टम में आपको मिलेगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जितने भी एंट्रीज इधर हैं वो उस जीएल के लिए एक सिंगल अमाउंट होके कंसोलिडेटेड कंपनी में आपको दिखने वाली है। ओके, और जैसा वैभव ने बताया कि बहुत सारे सिनेरियोज इसमें, अभी तो सिर्फ एक बेसिक सेटअप किया है
और उसको रन किया है, टेस्ट कैसे करते हैं, एक्चुअल में रन कैसे करते हैं, डेटा कैसे गया, बेस के रिपोर्ट्स कौन से हैं, और सेकेंडली की जो अकाउंट शेड्यूल दिखाया। एक बार जनरल लेजर का डेटा आ गया है तो जिन लोगों ने भी अकाउंट शेड्यूल यूज किया उनको पता है कि वंस आई हैव जीएल एंट्रीज तो मैं फिर किसी भी टाइप का रिपोर्ट बना सकता हूँ। हमने अकाउंट शेड्यूल में ड्रिल डाउन नहीं किया क्योंकि आपको भी पता है कि अकाउंट शेड्यूल डायनामिक रिपोर्टिंग का पार्ट है, उसके लिए तो फिर अलग सेशन ही लगेगा। हम उसके लिए भी प्लान कर रहे हैं कि अकाउंट शेड्यूल एनालिसिस बाय डायमेंशन, सेल्स एनालिसिस, परचेस एनालिसिस, ये कुछ सेक्शंस हैं जो डायनामिक रिपोर्टिंग ऑलरेडी अवेलेबल है एनएवी एंड बिजनेस सेंटर दोनों में। और इन बहुत चीजों के लिए बहुत कंसल्टेंट्स को मैंने देखा है वो कस्टमाइज करवा लेते हैं लेकिन इनको यूज नहीं कर पाते। तो ये सब चीजें भी हम सेशन में कवर करेंगे, बट आज हमने ड्रिल डाउन नहीं किया, सिर्फ इतना बताया कि उसको आप यूज कर सकते हो बिकॉज वी हैव जनरल लेजर एंट्रीज। यस, एंड नाउ वी आर ओपन टू क्वेश्चंस एंड Vaibhav will answer। तो अब जिसके भी क्वेश्चंस हैं फील फ्री। हेलो या या वैभव, ऋषिकेश तिवारी है। हेलो। हाँ ऋषिकेश। या तो एक बारी वो खोलना जहाँ पे हम कंसोलिडेटेड डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट डिफाइन करते हैं, वो स्क्रीन सब्सिडियरी कंपनी में। ओके। Yeah. So you have defined the same account in both these values. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये सेम ही रखना होता है या अभी हम जस्ट फॉर टेस्टिंग? हाँ। सो ऋषिकेश एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर दो अकाउंट बनाए हुए हैं, डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट। अगर आप देखोगे कि नॉर्मल केस में हम यही करते हैं कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सेम अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर आप किसी भी नॉर्मल अकाउंट देखोगे तो हम कैसा करते हैं कि परचेज अकाउंट और परचेज क्रेडिट अकाउंट एक ही रखते हैं, परचेज क्रेडिट मेमो अकाउंट। सो डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन सेम अकाउंट में करना है तो मैं इसको रखूंगा। अगर आप चाहते हो नहीं यार मेरा डेबिट बैलेंस तो इस अकाउंट में ट्रांसफर हो और क्रेडिट बैलेंस किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो, सो विद दैट वी कैन ऑल्सो डिफाइन। ओके, थैंक यू। या थैंक यू। यस यस संजना, गो अहेड। सर वो कंसोलिडेशन ट्रायल बैलेंस का पेज है ना, वो ओपन करें। बिल्कुल। ना नहीं सर, वो नहीं, वो रन करने अकाउंट शेड्यूल वाला। हाँ नहीं सर, वो कंसोलिडेशन रन करते हैं ना, वो वाला पेज जहाँ पे रन करते हैं वो जो हाँ ओके बिजनेस यूनिट से। वो एक्शन में रन करना है मेरे को। वो डॉक्यूमेंट नंबर चेंज करते हैं ना हम लोग, जो डायलॉग ओपन होता है ना वैभव, जहाँ पे हम हाँ, जब रन वही करते हैं कंसोलिडेशन रन करते हैं, टेस्टिंग के बाद हमने रन किया था ना वो वाले पेज के हाँ बारे में। वो अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और इसमें डॉक्यूमेंट नंबर ये है, उसके बाद आप रन करोगे ना तो बैलेंस चेंज नहीं होगी। वो डॉक्यूमेंट नंबर चेंज कर लेते हैं ना हम लोग, उसके बाद जो रिपोर्ट रन होता है ना, उसमें पहले वाले से रिपोर्ट से बैलेंस अलग ही होते हैं। उसका कोई रीजन? मतलब आपका क्वेश्चन जो मुझे समझ आ रहा है कि आपने एक बार कंसोलिडेशन रन कर दिया, हाँ देन अगेन आपको उसके बाद रन करना है विद यूजिंग सम डिफरेंट वैल्यूज, तो मैं वो कर सकती हूँ या नहीं, राइट? हाँ वही ना, वो नहीं मेरा वो कर भी सेम ही सकती है। हाँ, अभी जैसे वैभव डॉक्यूमेंट नंबर कंसोलिडेशन 2020 रखा है, ठीक है। मैंने मान लो कि बिजनेस यूनिट में एक और एंट्री की, मेरी एक एंट्री रह गई थी, मैंने वो एंट्री की, मैंने वापस से कंसोलिडेशन रन की, बट मैंने डॉक्यूमेंट नंबर सेम रखा 2020 कंसोलिडेशन जो है। ये पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो कि मैंने इस बार 2021 कर दिया, 2020 वर्जन 1 कर दिया, लेट्स से एक दूसरा केस ये। तो वो बोल रही थी दूसरे वाले केस में वहां पे बैलेंस चेंज होता है, वो सेम बैलेंस नहीं रहता है, करेक्ट संजना? हाँ यस सर, कोई एंट्री नहीं करती हूँ, डॉक्यूमेंट नंबर चेंज करती हूँ, फिर भी बैलेंस चेंज हो जाता है। कुछ भी बैलेंस चेंज हो जाता है? हाँ यस सर। नहीं, नॉर्मली होता क्या है? यस सर,
नॉर्मली होता क्या है कि जब आप कंसोलिडेशन को, अगर कोई एंट्री हुई या नहीं हुई, अगर आपने हाँ। कंसोलिडेशन को वापस रन किया तो वो प्रीवियसली कंसोलिडेटेड एंट्रीज के अमाउंट को जीरो कर देता है एंड न्यू एंट्रीज क्रिएट कर देता है विद द न्यू कंसोलिडेशन अमाउंट्स, अगर कुछ होता है तो। कैसे? और ये डॉक्यूमेंट नंबर सेम रखते हैं और फिर करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता। डॉक्यूमेंट नंबर मैंने जैसे चेंज किया फिर किया रन तो चेंज होता है। उस मैंने कोई एंट्री भी नहीं की फिर भी मेरा वो डाउट है। ओके। वो पुरानी एंट्री से जीरो करता है वैभव, एक बार अगर वो हाँ। दिखा सकता हो तो। हाँ वो ओके। हाँ, वो पुरानी एंट्री जीरो कर देता है और नई एंट्री जो डाल रहा है। हाँ वो तो आप डबल हो देखोगे गई। पुरानी वाली जीरो हो गई, देखो अच्छा पुरानी वाली एंट्रीज यहाँ पर जीरो हो गई एंड न्यू एंट्रीज उसने क्रिएट कर दी। हाँ, क्योंकि सिस्टम यही अजम्पशन कर रहा है कि अगर हम सेम पीरियड के लिए वापस से रन कर रहे हैं तो वो क्या है, कॉन्केटेनेट तो कर नहीं सकता, वो उसको ओवरराइड कर सकता है। ठीक है, तो इस केस में जैसे कि हम परचेज का ट्रांजेक्शन नहीं करते थे कि एक्सपेक्टेड में रहता था, जब इनवॉइस करते थे तो एक्सपेक्टेड से निकल जाता था, तो वहां वैल्यू जीरो हो जाती है। तो एनएबी में ना हर एक जगह यही है, पुरानी एंट्रीज यहाँ पे कभी भी डिलीट नहीं होती है, लेकिन उसकी वैल्यू वो अपडेट करवा देते हैं, जीरो कर देते हैं, और जो नई एंट्रीज है वो इंसर्ट होती है। तो पुरानी एंट्रीज थ्रू आउट एनएबी एंड बिजनेस सेंटर लॉजिक यही है, कभी भी कोई भी ऐसी लाइन है ना जो अपडेट हो रही है, कभी भी ये लोग एंट्रीज डिलीट नहीं करते, वो एंट्री नंबर हमेशा वहां रहेगी, वैल्यू अपडेट करा देते हैं। तो यही इस केस में वैल्यू अपडेट करवा दिया पुरानी एंट्रीज की और दो नई लाइन इंसर्ट हो गई, मतलब अगर टेक्निकली बोले तो ये फंडा चल रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट, बालाजी also has raised hand. Okay. थैंक यू वैभव, थैंक यू गुलशन। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा कंसोलिडेशन कंपनी पे समझो कि मेरा कंपनी ए प्लस कंपनी बी इक्वल टू कंपनी से नहीं होती, लेकिन मतलब थोड़ा एडिशनल एंट्रीज हो गया, तो मेरे को क्या एंट्री पास करनी है कंसोलिडेशन कंपनी में कि एलिमिनेट करने के लिए? आप एग्जांपल दे सकते हैं? मतलब मेरा एक एक्सपेंस अकाउंट है, वो मेरा कंसोलिडेशन कंपनी पे देखना चाह रहा हूँ तो चाहता हूँ तो कंपनी ए प्लस कंपनी बी नहीं होता है, मतलब या टोटल से 20% मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है कि डिडक्ट करना है कंसोलिडेशन कंपनी पे। मेरे को ज्यादा मतलब ज्यादा मेरे को बैलेंस दिख रही है कंसोलिडेशन कंपनी पे। अंडरस्टूड। तो वैभव, वो जो हम लोग पार्शियल वाला जो ले रहे थे ना केस, हाँ, तो हम वो लोग हम नेक्स्ट ले नेक्स्ट रहे थे। सेशन में कर हाँ, एग्जैक्टली। बट वो एक बार तुम खाली दिखा दो कि हम कहाँ पे क्या चेंज करते हैं, अभी वो ट्रांजेक्शन मत करो, बट एक बार शो कर दो वो पेज। सो देखिए, आप बिजनेस यूनिट कार्ड में हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है कंसोलिडेशन परसेंट 100, राइट? तो अभी मैं 100% एज्यूम कर रहा हूँ कि स्क्रीन मैं थोड़ा डिले चल रहा है ना, तो तुम रुकना, मतलब एक्सप्लेनेशन ओके। थोड़ा अभी बिजनेस वो आया नहीं। हाँ, अभी पेज आ गया, अब तुम एक्सप्लेन करो। सो देखिए, मैंने अभी ये बिजनेस यूनिट कार्ड ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि कंसोलिडेशन परसेंट 100 सेलेक्ट किया हुआ है, मींस मैं इसका टोटल 100% लेके जा रहा हूँ। अगर मुझे 80% लेना है या कुछ 20% लेना है तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा कि 80%। तो क्या करेगा सिस्टम, 80% ही ट्रांजेक्शन्स को 80% वैल्यू लेके जाएगा, जो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं। तो ये बालाजी आपका जो क्वेश्चन था ना, Okay, तो ये क्या करेगा कि आपने जो बोला कि -20 कर दो, तो -20 मतलब कि 80% आई नीड टू टेक, राइट? ए कंपनी से लेट से लेना है, लेकिन बी कंपनी से मुझे पूरा ए प्लस बी कंप्लीट नहीं करना है। ए प्लस 80% ऑफ बी, बिकॉज मी एज अ कंपनी हैज 80% स्टेक इन दिस पर्टिकुलर सब कंपनी, प्रैक्टिकल सिनेरियोस। तो उस केस में मैं यहाँ पे 80 डालूंगा, जो आपने बोला कि सिर्फ -20% तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे उतनी ही कंसोलिडेशन परसेंटेज डालूंगा, 100% नहीं डालूंगा। ठीक है, okay. Can I make a JV or a general entry in the consolidation company? Does the system allow? I mean, I found that I have made 100% in company A and company B. नो, दैट इज नॉट सजेस्टेड ऑल्सो। एंड मैंने जैसा बताया कि हम उस कंपनी में कोई भी चीज रखते ही नहीं, मतलब हम कोई भी सेटअप नहीं रखते हैं। अगर बाबा एक बार वो कंसोलिडेशन कंपनी में पोस्टिंग सेटअप कोई भी ओपन करो,
तो आप देखो कि वहां पे कुछ भी सेटअप, कोई भी मास्टर डेटा रखने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एंड अगर आप कोई भी डेटा उसमें डाल रहे हो, लेट से आप एक जेवी भी डाल रहे हो, तो इट मीन्स कि वो किसी ना किसी कंपनी से ही आ रही है, क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शनल कंपनी तो है नहीं। तो आइडियली यू शुड आस्क एज ए कंसल्टेंट कि भाई कौन सी कंपनी का ट्रांजैक्शन है, ए कंपनी का है, ठीक है, ए में ये ट्रांजैक्शन कर दो, मैं कंसोलिडेशन रन करता हूँ, आपको ग्रुप कंपनी में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आइडियली होना चाहिए। ओके फाइन, थैंक यू। Any more questions? Hi, Vaibhav. Yeah, Shri Bhagwan. Yeah, can you run that consolidation one more time? कंसोलिडेशन Yes. ओके, क्या देखना है आपको श्री भगवान उसमें, मतलब I need to see the entry like which it is making zero. Zero किसको करता है ये? ओके, तो वो अभी जो रन किया था ना वैभव, एक बार वो शो कर दो, क्योंकि हमने ना फर्स्ट टाइम रन किया, फिर सेकंड टाइम रन किया, तो वो पहले जो फर्स्ट टाइम किया था। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ था। फर्स्ट टाइम जब मैंने रन किया तो मेरी वैल्यूज इन दो एंट्री में थी, एंट्री नंबर 1 एंड एंट्री नंबर 10 में। बट जब मैंने वापस से कंसोलिडेट किया तो उसने क्या किया, पुरानी वाली एंट्रीज का अमाउंट 0 कर दिया एंड न्यू डिस्क्रिप्शन के साथ न्यू एंट्रीज बना दी विद द न्यू अमाउंट्स। ठीक है, एक बार रन कर दो आप ये दोबारा सेम डॉक्यूमेंट नंबर से। ये रन कंसोलिडेशन का पेज है। मैं इसमें डॉक्यूमेंट नंबर सेम रखो। नहीं सेम रखो। हेलो, डॉक्यूमेंट नंबर सेम रखूं? हाँ जी, ओके। हाँ सो अगेन आप देखेंगे जनरल लेजर एंट्री के अंदर पुराने वाले अमाउंट को उसने 0 कर दिया एंड न्यू एंट्री गेट कर दी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? I think I have one question. Akash. मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, यस बालाजी, प्लीज गो ऑन। ओके, अगर मैंने एक बार 2020 से जैन 2020 से दिसंबर 2020 तक, लास्ट डे ऑफ द 2020 तक रन कर दी, और फिर मैंने दूसरा बार रन किया है जैन 22 नाउ दिसंबर 2021. So how the system will negate the entries and create new entries in this case? नहीं, आपने फर्स्टली रन किया है जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग? Yeah, I'm again including that period in my second run also, that is from Jan 2020 till December 31st 2021. ओके, So वो केस हम नेक्स्ट सेशन में लेने वाले हैं, जो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स का जो होगा, हम इस चीज को नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। okay, fine. Gaurav has some question and Akash has some question. You can see the raised hands. Yeah, please go ahead. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी मान लीजिए हमने एक बार अपना रन कर दिया कंसोलिडेशन, ओके, उसके बाद हमने अपने सब्सिडरी कंपनी में कुछ चेंजेस किए, कुछ एडजस्टमेंट किए, राइट? तो सपोज फर्स्ट टाइम मैंने रन किया तो अभी 24,000 वैल्यू आई हमारी, राइट? उसके बाद हमने अपनी सब्सिडरी कंपनी में कुछ एडजस्टमेंट किया। उसके बाद अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि उस केस में जो करंट अमाउंट अभी अपनी कंसोलिडेशन कंपनी में है वो डिफरेंस हो जाएगा, और पिछला वाला जो अमाउंट है हो सकता है वो लेस हो सकता है एक्सीड कर जाए। तो उस केस में क्या कोई एडजस्टमेंट पास होती है कंसोलिडेशन में, या पूरा वैल्यू को नॉक ऑफ कर देता है? वो क्या करेगा हर केस में कि मेरी पुरानी जितनी भी वैल्यू है, जो भी कंसोलिडेशन रन हुआ है, उसको 0 कर देगा
और लेट सपोज आपका ये बैलेंस 24,000 से 28,000 हो गया, ओके, तो वो न्यू एंट्री 28,000 से डायरेक्टली क्रिएट कर देगा। सो रिगार्डलेस वो वैल्यू लेस हो या एक्सीड कर रही हो, वो हाँ, सारी वैल्यू को जीरो कर देता है। एग्जैक्टली है, यस। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि फ्यू ऑफ द कस्टमर हम लोग से डिमांड करते हैं कि जो भी हमारी कंसोलिडेशन कंपनी है उस कंपनी में भी वो कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ सम परचेज इनवॉइस जो रिलेटेड टू कंसोलिडेशन कंपनी के ही होते हैं। सो डू वी हैव टू सजेस्ट देम टू नॉट यूज देम, और अगर कस्टमर इंसिस्ट करता है तो उस केस में हमें क्या क्या करना चाहिए? इट इज फर्स्ट क्वेश्चन कि इट इज नॉट सजेस्टेबल, बट या अगर वो करना चाहते हैं सो वो इस कंपनी के अंदर अपने जो नॉर्मल हम सेटअप्स करते हैं बाकी कंपनीज में, अकॉर्डिंगली वो जनरल के थ्रू ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, लाइक सम एक्सपेंस रिलेटेड टू कंसोलिडेशन कंपनी ऐसा होता है, तो दैट टाइम दे कैन यूज देयर डिफरेंट अकाउंट्स एंड दे कैन यूज द general. Basically, the customer is asking for some sort of the expense which is related to Exactly. only customer consolidation से related होता है, उसी केस में पूछता है। और But मेरा it is क्वेश्चन not- था कि तो ये अंडरस्टूड कि हम लोग कोशिश यही करते हैं कि ये अवॉइड हो जाए, बट फ्यू ऑफ द कस्टमर इंसिस्ट करते हैं कि हाँ नहीं ये करना ही है, हम चाहते हैं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, अपने बिजनेस यूनिट में करेंसी है राइट, जो अभी हमने लोकल दिया था और हमारे पास मल्टीपल करेंसी का ऑप्शन है, तो अगर इंस्टेड हम लोकल की जगह हम बिजनेस यूनिट करेंसी करते हैं तो उस केस में एक्सचेंज रेट वहां से उठता है या क्या होता है, वो मुझे थोड़ा सा आपसे आइडिया चाहिए। एक सेकंड, आप इस फील्ड की बात कर रहे हैं, करेंसी एक्सचेंज रेट टेबल? जी जी। एक्चुअली ये है, इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट वन लोकल एंड सेकंड वन बिजनेस यूनिट। तो लोकल मतलब अगर मैंने करेंसी एक्सचेंज रेट जो हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं कंसोलिडेशन कंपनी में डिफाइन की हुई है, तो वहां से लेगा। लेकिन अगर मान लो मैंने बिजनेस यूनिट सेलेक्ट किया है तो जो सब्सिडरी कंपनी के एक्सचेंज रेट्स हैं वो वाले उठाएगा। तो नहीं, ये एक्सचेंज रेट हमारी जो लोकल करेंसी है, जैसे मान लीजिए सब्सिडरी करेंसी कंपनी जो है, वन कंपनी यूएसडी है, वन कंपनी एडी है या वन कंपनी आईएनआर है, ओके, तो उस कंडीशन में जो क्लब करके दिखाएगा वो कैसे दिखाएगा वैल्यू? वही मैं बोल रहा हूँ, वो जो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं, तो आपको पूरा शो करूंगा। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वैभव, आकाश दिस साइड। यस। हेलो। सो जो ये कंसोलिडेशन परसेंटेज हम यहाँ पे बिजनेस यूनिट पे मेंशन करते हैं, तो ये व्हाट आई मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जो ये पूरे मतलब जो पूरा जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स है उसका कंसोलिडेशन परसेंटेज होता है, करेक्ट? सो ये इसमें आता है जीएल वाइज स्पेसिफिक, मे बी माय क्वेश्चन इज लाइक यस। ये जो परसेंटेज होता है ये मेरा पूरा कंपनी वाइज स्टैक का होता है। ओके, स्पेसिफिक जीएल वाइज नहीं हो सकता ना, करेक्ट? लाइक अगर मैं किसी स्पेसिफिक जीएल को चाहूं कि उसका लाइक मे बी माय साउंड इज लाइक फुलिश, बट ऐसा मेरे को लगा। यस, जीएल वाइज नहीं है अभी इसमें, आप कंपनी 70% ओनरशिप मेरे पास है, तो मैं 70% को एज अ ग्रुप कंपनी शो करूंगा, कभी भी मैं जीएल वाइज नहीं। करेक्ट, फाइन, ओके, थैंक यू। थैंक यू। हेलो। यस विजय, गो अहेड। हाँ, जस्ट मेरा ये क्वेश्चन था, क्या हमें कहीं ऐसी हिस्ट्री मिल सकती है कि हमने कब कब ये कंसोलिडेशन रन किया और उस कंसोलिडेशन के बेस पे रिपोर्ट, या हमें लास्ट रन का ही वैल्यू मिलता है कंसोलिडेशन कंपनी? अभी देखिए, अगर आपने बार बार कंसोलिडेशन रन किया है तो फिर आप ये जीरो वाला अमाउंट यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जीरो एंड एक यहाँ पर जाता है बिजनेस यूनिट। अभी शायद इस पेज पर वो फील्ड है नहीं, लेकिन आपकी जीएल एंड पेज पे आपको दिखा देता हूँ। एक फील्ड होती है बिजनेस यूनिट, ओके,
तो आप और उसको पेज पे डाल। और वैभव बिजनेस यूनिट पे जो लास्ट रन है ना, लास्ट रन जो डेट आ रही है वो भी दिखा देना। हाँ, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो अगर आपको देखना है कि मेरी हिस्ट्री मैंने क्या क्या रन किया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो अमाउंट जीरो हुआ या नहीं हुआ, तो आप बिजनेस यूनिट का फिल्टर लगा सकते हैं एंड देन आप उन एंट्रीज को देख सकते हैं कि कितनी बार मैंने रन किया है, फर्स्ट थिंग। देन जो मेरा बिजनेस यूनिट, अभी मैं ऐसी रिपोर्ट निकाल सकता हूँ क्या? जैसे ये डॉक्यूमेंट नंबर था, डॉक्यूमेंट नंबर 2020 आपने लास्ट बार फर्स्ट बार जो रन किया था, उसके बेस पे मेरे पास कंसोलिडेटेड की क्या रिपोर्ट आ रही थी, और जो फिर V1 और V2 करके आपने किया, तो इनकी क्या रिपोर्ट आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है अभी से। ओके, मतलब हिस्ट्री में देख सकते हैं हम, वहां पे जाके बिजनेस यूनिट उसमें ऐड कर दूंगा मैं उस फील्ड को, मीन्स आप तो पुराना उसके अमाउंट नहीं देख सकते। ओके। हाँ, क्योंकि शायद वो अमाउंट जीरो कर दे रहा है, इसीलिए फिर सिस्टम के पास वो हिस्ट्री कहीं पे वो रख नहीं रही है। बट यस, द क्वेश्चन इज जेन्युइन कि हाँ भाई, अगर मेरे को देखना है कि मैंने अभी क्या करेक्शन किया कि वापस से मैंने रन यस किया है, तो इस पर्टिकुलर जीएल में कंसोलिडेट में पहले कभी 1000 हाँ, डेबिट पड़ी थी, अभी इतनी पड़ी है। सो राइट, हाँ, वो क्योंकि रिक्वायरमेंट कभी कभी सही है। वो यूजर लोग एंट्री कर देते हैं और बाद में कंसोलिडेशन रन कर दिया, और फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें फिर दोनों कंपनी में जाके चेक करना होगा। या राइट। हमें हाँ, हिस्ट्री से अगर मिल जाएगा तो दैट इज इजी फॉर अस। बट इसमें आप एक काम कर सकते हो, कि आप वो नॉर्मल है, लाइक वो जनरल सभी टेबल्स के लिए यूज होता है कि आप चेंज लॉग एंट्री जो है ना, वो कंसोलिडेटेड एक्टिवेट कंपनी में जीएल के लिए एक्टिवेट कर दो, तो क्या आपको हमेशा पता चलेगा इसकी अमाउंट कब जीरो हुई, नेक्स्ट न्यू अमाउंट क्या थी, तो वो ओल्ड अमाउंट क्या थी, ये सब आपको दिखेगा चेंज लॉग एंट्री में, तो वो आप यूज कर सकते हो। ओके। मतलब वो जनरल है, वो किसी भी टेबल के लिए आपको पता है कि आप यूज कर या सकते हो, और उस टेबल पे ही अप्लाई करके, तो यस। ओके। हाँ, यहाँ पे लास्ट रन जो डेट आ रहा है वो बस शो करना चाह रहे थे। तो हाँ, ये लास्ट रन यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये यहाँ पर ये शो करता है कि मेरा लास्ट कंसोलिडेशन कब रन हुआ। सो आज मैंने लास्ट कंसोलिडेशन रन किया, सो यहाँ पर आप शो देख सकते हैं कि 4 जुलाई आज का डेट यहाँ पर आ गया। ओके, मगर जब जीएल एंट्री जब देख रहे थे इसकी, तो हम अगर उसके अंदर ये जीएल एंट्री के अंदर डालेंगे, तो उसके अंदर हमने अगर बीच में 2-3 बार, जैसे 3 तारीख को भी रन किया है, 4 तारीख को भी रन किया है, तो वो ऑटोमेटिक वहां पे भी दिख जाएगा ना, हमने मतलब मल्टीपल टाइम्स रन किया है फॉर दिस ड्यूरेशन। यहाँ पे करेक्ट लेटेस्ट करेक्ट। डेट, हाँ, यहाँ वहां तो पे लेटेस्ट जो डेट आ जाएगी। यहाँ पे दिख जाएगी, और वहां पे तो देखो आपको क्या है ना, आपको बस सोच के फिल्टर लगाना है, ये डेट रेंज हुआ, ये जीएल, आप जब लगाओगे तो आपको दिखेगा दो में एंट्री है, बाकी सब में जीरो है, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा डॉक्यूमेंट नंबर चेंज था, तो आप देख पाओगे कि अच्छा मैंने मल्टीपल बार रन की है, कितनी बार उस, अगर मान लो 3 ब्लैंक लाइन पड़ी है, 3 लाइन पड़ी है जीएल की, इसके अमाउंट जीरो, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा 3 बार कम से कम इस एंट्री को ब्लैंक तो करवाया है, तो 3 बार रन तो हुआ है। और बाकी सेकेंडली जो हमने चेन लॉक का डिस्कशन किया वो भी है हमारे पास। ओके। बट ये मैं जेनरिक बता रहा हूँ, लाइक इट्स नॉट कि भाई कहीं पे कंसोलिडेशन में ऐसा मेंशन किया हो, जेनरिक बोल रहा हूँ। ओके, एनी नेक्स्ट मोर सेशन के लिए हम क्वेश्चन? सेम लिंक यूज करेंगे। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको अपडेटेड लिंक भेज दूंगा, जैसे मैंने ये पोस्ट नहीं डाला तो वेबसाइट पे हमें मैं। फिर से रजिस्ट्रेट करना पड़ेगा या सेम ईमेल पे आप आ, भेजेंगे? एक काम करते हैं, अगर ना मैं वो सोच ही रहा था, वो भी मुझे करना है कि बार बार रजिस्टर नहीं करना पड़े, एक बार आप हाँ, लोग इंटरेस्टेड करके मार्क कर दो एक बुलियन लेट से, ताकि मैं उन ईमेल आईडीज पे हमेशा कंटिन्यू भेज दूं। तो यस। आप एक काम कर सकते हो, अभी इस सेशंस में, क्योंकि वो मैं इनेबल नहीं कर पाया हूँ, वो भी मैं एक बार देख लूंगा आरएनडी करके, बट अभी के लिए जितने भी लोग इस सेशन में हैं और आपको लगता है कि आप बाकी के सेशन ज्वाइन करना चाहते हो, आपको बार बार रजिस्टर ना करना पड़े, वो ना सिर्फ आप वैभव, वो मेल आईडी तुम यहाँ पे शो कर सकता है, जो हमारा मेल आईडी है, उस पे मेल खाली ये कर देना कि भाई इंटरेस्टेड फॉर ऑल सेशंस, ताकि हम आपको कंटिन्यू भेजते रहे, रजिस्टर करने की जरूरत नहीं हो। ओके। वो अच्छा रहेगा सबके लिए। Gulshan, can you share your screen for that? And just give me a moment.
ओके, सो ये है, थोड़ा बड़ा है बट आप लिख लो, ठीक है। तो इस ईमेल आईडी पे आप लोग नोट डाउन कर लो, दिस इज navd365bcmeetuphindi@outlook.com। आपका पेज नहीं दिख रहा, आपको पेज Microsoft अभी नहीं दिख रहा? ओके, अभी दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। ओके ओके, सॉरी, आई हैव डुअल स्क्रीन, दैट्स व्हाई। एंड फॉर नेक्स्ट सेशन मैं ही देने वाला हूँ, तो प्लीज ज्वाइन दैट आल्सो। एंड मैं टॉपिक वगैरह सब Expected जैसे when we are planning? Is any expected? नेक्स्ट संडे हर एक सॉरी Topic, what was the topic in next session? ओके, टॉपिक नेक्स्ट सेशन, टॉपिक मैंने ऐसा रखा है कि माय फेवरेट टिप्स एंड ट्रिक्स इन डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंटर। तो इस बार मैंने टॉपिक स्पेसिफिक नहीं, एक जेनरिक उठाया है, जो कि मैं इतने टाइम से जो यूज कर रहा हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने देखी कि काफी अच्छी हैं, उसको यूज करेंगे तो ऑप्टिमाइज वे में हम वर्क कर सकते हैं बिजनेस सेंटर में, बट बहुत ओवरलुक्ड है। तो उन सब चीजों को मैं लेके, बहुत सारे मल्टीपल्स है, एंड आई विल टेक द नेक्स्ट सेशन ऑन दैट। And this consolidation session हमारा next कब होगा? नेक्स्ट कब होगा वो भी डेट में डाल देता हूँ मैं, एक शेड्यूल जो है ना वो मैं डाल देता हूँ, क्योंकि वैभव का अभी वैभव का वापस साइकिल आएगा, इस मंथ में शायद पॉसिबल हो पाएगा। तो मैं वो भी लिस्ट एक बार निकाल के वो ब्लॉग पे डाल दूंगा। आप प्लान कर लोगे तो हम लोग को भी आइडिया रहेगा कि अपनी नहीं बिल्कुल, देखिए हमने जितने भी सेशंस अभी किए ना, सबका फर्स्ट पार्टी किया। जैसे इंटर कंपनी हुआ, धवल ने दिया, जॉब हुआ मुकेश ने दिया, फिर बेसिक वेयरहाउस मनन ने दिया, फिर अभी वैभव ने दिया है कंसोलिडेशन। अभी इन सबका जो है ना, एक सेशन में सब कुछ कवर नहीं होगा, सबका हमने अभी सिर्फ ओवरव्यू लिया है। तो इन सबका हम सेकंड सेशन करेंगे, और जो जो कंसल्टेंट्स ने, जो जो स्पीकर्स ने इनके ऊपर बोला है, वही सेकंड सेशन लेंगे। तो अभी जैसे कि मेरा नेक्स्ट सेशन है, उसके बाद वापस से जैसे साइकिल स्टार्ट हुई थी हमारी, फिर धवल का आएगा, तो हम उसी साइकिल को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए ना हम उसको ब्रेक नहीं कर रहे। इसीलिए वैभव का वापस आने में, वी आर 5 पीपल, 5 to 6, तो वापस से वो 5 to 6 वीक्स वापस से वो राउंड जाएगी। लेकिन हमारे पास वो प्लानिंग तो फिक्स है, तो आई विल डू वन थिंग कि मैं अपने वेबसाइट पे वो प्लानिंग डाल दूंगा, और जब भी रजिस्टर करने के लिए न्यू लिंक है तो वो तो डालते ही हम टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट तो मेरा है, इसके बाद के सेशंस का मैं प्लानिंग डाल दूंगा। चलो, थैंक यू सो और मच। जिनको भी, यस वेरी वेलकम, एंड जिनको भी एक बार मेल कर देना इस पर इंटरेस्टेड करके, तो मैं उनको परमानेंट अटेंडी कर दूंगा, फिर उनको फिर लिंक बाय डिफॉल्ट चला जाएगा, नो नीड टू रजिस्टर। Okay, thank you so much for Okay. today's session. Thank you everyone, thanks a lot. Thanks. Thanks. Thank you, Gulshan. Bye. Thank you Mr. Gulshan. Thank you, Mr. Vaibhav. Thank you very much. Thank you.